Okay, good morning everyone. चलिए, so today we'll start with a new subject called Indian Polity. ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं. So first let me take introduction, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी. So a new subject called इंडियन पॉलिटी. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी. अब पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दैट इज यहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले तो आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं इन टर्म्स ऑफ कोर्स डिटेल कि क्या है इसका कोर्स डिटेल और किस तरीके से इसे पढ़ना है. देयर आर टू सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन. जो इंडियन जीएस के लिए हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, मैं बाकी एग्जामिनेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा. वन इज यूपीएससी एंड अदर वन इज सीजीपीएससी. इन दोनों के ऊपर ही बात करूंगा कि इसका टर्म क्या है, किस तरीके से. और अब स्टेट पीसीएस में भी बोला गया कि यूपीएससी के जैसा ही करेंगे. सो अल्टीमेटली दिस ईयर दे हैव द क्वेश्चन ऑफ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाई प्रीएम्बल इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट हार्ट एंड सोल. हार्ट एंड सोल इज आर्टिकल 32. दे आर टॉक अबाउट, सो प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब जो क्वेश्चंस का नेचर था, दे आर डायरेक्टली एफिलिएटेड विद द यूपीएससी पैटर्न. और यूपीएससी में भी सेम यही क्वेश्चन आ चुका है इन ईयर 2015. ठीक है, सेम ये सेम क्वेश्चन वहां भी था और सेम क्वेश्चन यहां भी था. सो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं. तो इंडियन पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सो वंस वी टॉक अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, इंडियन पॉलिटी इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ जीएस. ठीक है, तो जीएस का जो पेपर 2 है या उसको जीएस 2 बोला जाता है, वहां पर इंडियन पॉलिटी को इंक्लूड किया गया है. इन अवर एग्जामिनेशन, अवर स्टेट एग्जामिनेशन, ये कहां पर है, पेपर 3 पार्ट 2 ऑफ सीजीपीएससी मेंस. ठीक है, मेंस में वो यहां पे है और प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो वो तो दोनों जगह पे है. एंड एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न, बोथ एग्जामिनेशन, यूपीएससी कैरी अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन समटाइम्स फ्रॉम दिस सेक्शन ऑनली. मतलब 40 मार्क्स का प्रीलिम्स में डोमिनेट करता है इंडियन पॉलिटी. एंड इन आवर स्टेट पीसीएस द पॉलिटी विल बी अराउंड 12 to 14 क्वेश्चन इंक्लूसिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमको पंचायती राज अलग से पढ़ना होता है. अगर उसको हम लोग इंक्लूड कर लें तो टोटल मिलाकर 12 to 14 क्वेश्चन कहां से आते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आते हैं और इंडियन पॉलिटी से आते हैं. तो वेरी हैवीली डोमिनेटेड सब्जेक्ट एज फार एज योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न. बिना पॉलिटी के प्रीलिम्स निकलेगा सर? तो नहीं निकलेगा. सर क्या मैं प्रीलिम्स में पॉलिटी में 50% क्वेश्चन सही और 50% क्वेश्चन गलत करके एग्जाम निकाल लूंगा? तो नहीं निकाल पाओगे. तो व्हाट एट बेस्ट आई कैन डू फॉर द पॉलिटी, मिनिमम यू हैव टू करेक्ट 70% क्वेश्चन विथ 0% एरर. सर ये कैसे होता है? तो ऐसे होता है दैट आई हैव गिवन अ रेंज ऑफ एग्जामिनेशन एंड अक्रॉस दोस एग्जामिनेशन आई think I have encountered around 50-54 question of Indian polity, and I have never done a single mistake in the polity question, never in any of the examination. But that doesn't means I have not left the question. ये चीज को समझना है अच्छे से. ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनना और क्वेश्चन में गलती करके आना, दोनों फर्क है. उस 54 क्वेश्चन में से आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किए, छोड़ दिए, पर बाकी सारे क्वेश्चन सही किए. तो जो नहीं आता उसे हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है. पर दूसरा कि चीजें जो पॉजिटिवली रखी हुई है उसको हमको करना होगा. तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इंडियन पॉलिटी को इतने प्रिसीजन से पढ़ना है कि यू गेट एन एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 80 to 85%. ये आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी पे. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैं बता रहा हूं, मेंस की तो बात अलग है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपकी इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको प्रीलिम्स पास कराने पे. इस सब्जेक्ट के बिना प्रीलिम्स पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. क्लियर हो रहा है सभी को? और ये बहुत बड़ा बेस बना कर देगा ना. नाउ पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट अगर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो ये काफी बड़ा है. एवरी ईयर वी विल हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी इन एसे. नहीं भी होगा तो आप लिख सकते हो, जैसे कि इस बार क्वेश्चन था. सी दिस ईयर इन ऐसे देयर आर मेनी क्वेश्चंस. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सर हाउ वी कैन यूज पॉलिटी देयर? डायरेक्टली फ्रॉम डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम क्या करें, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें.
So we can directly include those points as a fundamental duty of an being. We have to protect our environment. तो पॉलिटी कहां पर उस ऐसे में काम आता, ठीक है। तो ऐसे जो भी आप ऐसे लिखोगे पॉलिटी विल बी देयर, होगा ही होगा वहां पर, सब्जेक्ट जो है पॉलिटी उस पर होगा। आगे चलकर हमको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। फॉर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस यू नीड अ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में क्या होगा, इशू होगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी अगेन वी नीड पॉलिटी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज आएंगे जहां पर पॉलिटी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अब, सर इकोनॉमी में भी पॉलिटी का यूज है। कोई बोले सर वो कैसे है, वो इस तरह से है कि इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब बना कौन रही है, गवर्नमेंट। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी, हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी, वो कहां से आता है, पॉलिटी। तो जब तक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, वो कैसे फंक्शन करती है, स्टेट में किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, आपका नेशनल लेवल पे कैसे फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से आपके नीचे सबसे नीचे लेवल पे फंक्शन हो रहा है, तो ये जब पूरा एरिया आपको क्लियर नहीं होगा तो अल्टीमेटली कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक रह जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल सब्जेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ठीक है ना। किसी भी सिविल सर्विस प्रिपरेशन का आप कर रहे हो पूरे इंडिया के अंदर, तो सबसे फाउंडेशनल प्रिपरेशन सब्जेक्ट जो होगा दैट इज इंडियन पॉलिटी। क्लियर है सभी को, किसी कोई डाउट इस पे नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू द सोर्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लगभग सेटल कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ सोर्स और द बेस मटेरियल। द बेस मटेरियल फॉर दिस सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी इज एम लक्ष्मीकांत। दिस इज अ बुक कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत। तो आप सभी के पास ये बुक होनी चाहिए। सी आई एम टू मच इनटू कि आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ें, कोचिंग वोचिंग के मटेरियल ना पढ़े। कोचिंग में पढ़ाने के बाद पहली क्लास में ये बोल रहा हूं, साउंड्स लाइक कि कितना डिस्करेजिंग हो सकता है कि सर कोचिंग मटेरियल ना पढ़े और ये बुक पढ़े। आई एम लाइक दैट ओनली, व्हाई, बिकॉज examiner will pick this book called M Lakshmikant and set the question. They will not come to me और सर अपना कोचिंग का नोट्स दोगे क्या, क्वेश्चन बनाना है, नहीं करेंगे वो, ठीक है। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको कोई मटेरियल नहीं दूंगा या मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आई विल गिव यू द मटेरियल्स, आई विल मेक यू राइट द मटेरियल्स। यहाँ पर जो हम लिखवाएंगे हर एक चीज का मैं नोट्स बनाऊंगा और बहुत प्रिसिशन से बनाऊंगा। इवन कुछ ऐसे भी चीजें होगी जो लक्ष्मीकांत की भी बियॉन्ड होंगी। इवन लक्ष्मीकांत विल नॉट हैव दोज थिंग, वहां तक मैं लेकर जाऊंगा आपको, ठीक है ना। बिकॉज देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो। वी हैव सुभाष कश्यप, एक अच्छी बुक है वो। वी हैव डी बसु कॉल्ड बेयर एक्ट, है ना। फिर वी हैव पीएम बख्शी, फिर प्रॉपर बेयर एक्ट तो आता ही आता है। सो देयर आर रेंज ऑफ बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटी, बट दिस वन स्टैंड आउट बिकॉज अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं लास्ट 30 ईयर्स के आसपास, और 30 ईयर्स भी नहीं तो लगभग लास्ट 15 ईयर्स, ऑल द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस बुक ओनली। लगभग इसी बुक से आया, एक आध क्वेश्चन हटता है, नहीं तो इसी बुक से आया सारा, ठीक है। तो एक सेटल्ड सोर्स है, एक सेटल्ड रिसोर्स है एम लक्ष्मीकांत। तो आपको क्या करना है, इस बुक को लेना है। लेने के बाद सीधा उठा के पढ़ना नहीं चालू कर देना है। आप लोग इसको इस तरह कैसे पढ़ेंगे, पहले आप क्लास आओगे, आई टीच यू इन द क्लास, है ना। यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से इंडियन पॉलिटी, नोट्स बनवाऊंगा, आप नोट्स को पढ़ोगे, आंसर्स देंगे, आंसर्स लिखेंगे, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतनी चीजों को मैं बुक में मार्क कराते हुए चलूंगा। यू विल रीड दिस मच पोर्शन इन होम। तो उससे क्या होगा, क्लास से आप चीजें सीख जाओगे, ठीक है, आंसर्स भी लिख लोगे, और थर्ड क्या होगा, बुक भी रीडिंग हो जाएगी। नहीं तो मेजॉरिटी अभी यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लक्ष्मीकांत उठा के 2-2 लाइन पढ़ के देख लो, एक पेज, और आपको समझ आ जाए तो मुझे बता देना। वो बुक समझ नहीं आएगी, इनिशियली नहीं आएगी, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं आएगी। जिन्होंने 2-3 बार पढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कुछ कुछ समझेंगे। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस हैं उस सब्जेक्ट में, जिसको समझने के लिए यू नीड पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन रीड दिस बुक। नंबर 2, वन थिंग तो ये, हैविंग सेड दैट, सेकंड थिंग, वो बुक वैसे लिखी हुई नहीं है। अगर उस बुक को ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ते जाओगे तो बाय रीडिंग इट फॉर अराउंड 10 टाइम्स या 5 टाइम्स, देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम में तो पूरी बुक पढ़ लोगे, वही लगेगा कि क्या पढ़ लिया हमने, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। तो बुक चैप्टर वाइज चैप्टर तो है, लेकिन उन चैप्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट आई विल डू, जैसा मैं पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे आप,
ठीक है, आई विल पिक सम पॉइंट्स एंड आई विल फिनिश सम चैप्टर्स। एक ही चैप्टर से मैं 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगर वैसा पढ़ोगे इस बुक को तो ये बुक बहुत छोटी लगेगी, बल्कि है, देखने में बहुत बल्कि है, बट बुक एक्चुअल में बहुत प्रिसाइज है। दिखाना, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। सो दिस इज एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, है ना, ये आपको लेनी है। अब देखने में देखो कितनी बल्कि है, ठीक है, एंड इतना बल्क होने के कारण आपको मैं बोलूँ कितने दिन लगेंगे पढ़ने में, कितने डेज लग जाएंगे इसको पढ़ने में? 70 डेज, हाँ, 5 डेज से पढ़ लोगे? हाँ जी, पन्ना पलटेंगे तो 5 दिन। अच्छा, पढ़ के समझना है। सो आई कैन फिनिश दिस बुक हार्डली इन 45 to 50 मिनट्स, ठीक है, उतने में तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को समय ज्यादा लगेगा, बिकॉज आई हैव रेड दिस बुक फॉर मोर देन 300 टाइम्स, होगा मिनिमम, होगा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, तो 300 बार तो होगा, बिकॉज वो बुक है वैसी। तो सबसे पहले ना इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद क्या होता है बुक, व्हाट इज द बुक, एक बार आप पूरा पढ़ते हो, समझते हो, फिर दोबारा उसको पढ़ते हो, तीसरे बार में आप उसका नोट्स बनाते हो, जो भी करते हो, फिर नोट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं होता है। फिर एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ कि एक बुक थी, उस बुक में पेज नंबर 48 के आसपास लिखा था, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी कम टू इंडिया इन विच ईयर? 1917, 15, 16 और 17? 15, ठीक है, महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915। ऑन अ फ्रेश डे एंड अ फ्रेश मॉर्निंग आई स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, और मैंने देखा कि महात्मा गांधी 1915 में आ गए थे, बढ़िया है, ठीक है ना। 6 months डाउन द लाइन आई अगेन रीड दिस बुक एंड आई फाइंड महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद फिर पढ़ा इस बुक को, फिर देखा कि महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए। फिर उसके बाद उसको 1 साल बाद और पढ़ा, फिर देखा कि महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए। फिर अपने नोट्स में खोल के देखा, क्या वेरिफिकेशन कर लो, महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए। सिंपल सा बात था कि महात्मा गांधी कब आए इंडिया। कोई भी बुक पढ़ोगे कंटेंट बदल नहीं जाते हैं। तो वंस यू रीड द राइट सोर्स एट द राइट पॉइंट, और वो नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया है, तो नॉलेज बुक में नहीं पड़ेगा, तो उसको रिवीजन नहीं करना है कि उस पेज को फिर रिवीजन, महात्मा गांधी कब आए देख लूं एक बार, ये नहीं कि इस बार तो 1916 कैसे हो गया, उसी दिन आएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिवीजन। जिस चीज को आप जानते हो उस चीज का रिवीजन नहीं करते। रिवीजन उस पोर्शन का करते हैं जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, वन थिंग, और उन फैक्ट्स को आप बार बार रिवाइज नहीं करते जिन फैक्ट के ऊपर आपको नॉलेज होता है। तो क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन में भी पूरे का पूरा बुक पढ़ लेते हैं, एक बार आपने पूरा नोट्स पढ़ा, रिवीजन में भी पूरा नोट्स पढ़ रहे हो, तो फिर क्या मतलब का रिवीजन रह गया। रिवीजन में केवल उन पॉइंट्स पे करते हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो स्टडी शुड ऑलवेज बी अ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आप समझने पे पूरा फोकस करो, फैक्ट नॉलेज हो जाते हैं। और फैक्ट नॉलेज सबसे अच्छे कहां से होते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक से, ठीक है। तो आप एक ऑब्जेक्टिव बुक फॉर इसके लिए इंडियन पॉलिटी यू कैन गेट घटना चक्र, अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो घटना चक्र इंडियन पॉलिटी इनिशियल से ही आप चालू करना, उसको सॉल्व करना मेरे साथ साथ, तो इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो इसका इंपॉर्टेंस है कि हर जगह एप्लीकेशन है इसका। नंबर 2, दिस बुक इज कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ, है ना, ये पूरा इसको बोलते हैं बाइबल ही बोलते हैं, बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज द सिविल सर्विसेज इज कंसर्न। हाँ, आप लॉ सर्विसेज में जाते, जुडिशरी में जाते, तो फिर आप लक्ष्मीकांत से बियॉन्ड जाकर कुछ और पढ़ रहे होते, देन यू विल डायरेक्टली एंगेज विद द बेयर एक्ट्स, ठीक है, वन थिंग। नंबर 2, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग पुराने बैठे हैं, है ना, पुराने बैठे मतलब जो पिछले सब्जेक्ट्स आए थे। तो टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहली बात, कुछ कुछ बैन है ना, जो बैन है उसमें सबसे पहले क्या है, ये बैन है, ये गलती से नहीं करना क्लास में, ठीक है। पूरा सुबह सुबह मैं आया हूं, ये एकदम ऐसा कर, हाँ आप ही को, वो पीछे देख रही, ठीक है। इतना यूथ है आपके अंदर, इतना यूथफुल एनर्जी तो होगा ना कि भाई कम से कम सुबह 7 बजे उठते हो तो दोपहर 2 बजे तक थकान नहीं होती शरीर में, इतनी एनर्जी है कि नहीं है। हाँ, तो ये नहीं करना है प्लीज, वो बहुत डिस्करेजिंग होता है कि पढ़ा रहे हैं, इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, रात को जल्दी सोना है। प्रॉब्लम सुबह उठने की किसी को नहीं है,
मैनी पीपल और स्टूडेंट कम एंड बोलते सर मैं सुबह उठ नहीं पाता। मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि आप सुबह उठ नहीं पाते प्रॉब्लम नहीं है, आप रात को जल्दी नहीं सोते ये प्रॉब्लम। जस्ट चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन। वो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठकर आना है और फ्रेश आना है। और इन क्लासेस में इतना ध्यान रखो कि कोशिश ये करना है कि ये जो 6 आवर्स आपकी लर्निंग है, जो 5.5 to 6 आवर की क्लास लर्निंग है, इसमें आप एकदम प्रिसीजन से बैठे हो, मतलब आपको एकदम अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही है, एक एक चीज़ आपको समझ आ रहा है, आप फुल ऑफ एनर्जी यहाँ पर आए हुए। एंड वंस यू कैरी योर एनर्जी विथ यू, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर होंगी। नाउ तो एक तो सोर्स हो गया, सेकेंड ये जो चीज़ नहीं करनी है आपको इसको ध्यान रखना। एंड कैरी योर एनर्जी, पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़िए और ये सब थॉट्स निकाल देना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। ये बहुत गंदा थॉट है। कल भी कुछ लोग पूछे सर अभी चालू करने से क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा? बिल्कुल होगा, अगर आपके एफर्ट जेन्युइन होंगे। एफर्ट सही डायरेक्शन में डालोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल उसके लिए सोचना नहीं है, पर चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहली बात कुछ चीज़ें। नाउ इंडियन पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और पूरा लिखा होता है कैसा? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल संविधान की शपथ बहुत लोग खा रहे हैं, खासकर अपोजिशन पार्टी इंडिया की, ठीक है ना। अपोजिशन मतलब राहुल गांधी। और क्या हुआ अभी जस्ट रिसेंटली जो वाला इलेक्शन हुआ है इंडिया का, इलेक्शन के बाद जितने भी लोग जाकर, खासकर कांग्रेस पार्टी के जो थे, जो जितने लोग भी जाकर क्या करते शपथ ले रहे थे, ओथ, जब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तो एवरीवन हैज अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दे क्यों लेकर गए थे? एनीवन, क्या सिग्निफाई करना चाह रहे थे? कि हम सेक्युलर हैं। तो सेक्युलरिटी को ऐसा क्या हो गया था? वो सेक्युलर अपने आप को क्यों बताना चाह रहे थे? क्योंकि मेरा मन किया बोलने का, हाँ, शायद उनको लगा होगा कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट कर रही है, शायद उनको लगा होगा। ओके, और जस्टिस, और एनीवन एल्स? कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर देन गवर्नमेंट, वेरी गुड। और क्या है, कुछ अपने वैलिड पॉइंट पिक किया है, वेरी गुड। और मतलब क्या? बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को डोमिनेट करता है? क्या बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, चलो। और एनीवन एल्स? लेकिन अभी रिसेंटली वहां पर ऐसा हुआ है कि दोनों पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो ये कहना चाहती कि हमें प्रोफेशनली इसके साथ रहना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, वेरी गुड। और ये कुछ बोल रहा हूँ? कांग्रेस ट्राई टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज एन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सो सारे बात एक तरफ, व्हाट कांग्रेस इज फिगरिंग इट आउट, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर ये सारी चीज तो वो कर रही थी, जो आपने बोला वो सब कुछ ठीक है, पर एक चीज वो करना चाहती थी, दैट दिस इज द रियल पावर। देयर इज एन पार्टी कॉल्ड बीजेपी और एनडीए, बीजेपी भी नहीं थी, एनडीए बोलते उसको। दे हैव वोन एन नंबर ऑफ सीट्स, और इतनी ज्यादा सीट्स थी उनके पास दैट दे आर इन द टोटल मेजॉरिटी, ठीक है, टोटल मेजॉरिटी पे। समझाता हूं अभी, पहले समझ लो। तो टोटल मेजॉरिटी पे थे, और इसलिए वो क्या कर सकते थे, किसी भी तरीके का लॉ या रूल्स बना सकते थे। आप हाँ, कहाँ खो गए हो? मिडिल गर्ल, हाँ, नहीं कहीं तो खोए थे। रात में छोड़ दिया करो ना उसको, वहीं बातें वहां खत्म कर दिया करो, सुबह यहां पढ़ना है, ठीक है। मॉर्निंग में या तो गुड मॉर्निंग बोल के आओ, फिर यहाँ पर अपना पढ़ाई करो, फिर जो भी चीजें उसको आगे हम लोग देख लेंगे, है ना। आई एम विथ यू इस चीजों पे, ठीक है, हम फिगर आउट करेंगे उसको अच्छे से। हाँ, क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वो ये याद बोल सकते हैं, पूरी चीजों को ये हाईलाइट करना चाह रहे थे कि दैट दिस इज अ डेमोक्रेसी एंड दिस डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वो लॉ का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दिया था
कि आप कितने भी डोमिनेटेड हो जाओ, आप कितने भी स्ट्रेंथन हो जाओ, जो बीजेपी के पास था मेजॉरिटी, मतलब वो कोई भी डिसीजन अपने पावर के हिसाब से ले सकते थे, क्योंकि उनके पास एक नंबर ऑफ लोग थे जिससे कोई भी लॉ को पास किया जा सकता है। तो व्हाट कांग्रेस इज ट्राइंग टू गिव कि हम वापस आ गए, वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल नाउ, कोई भी डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते, हमको एकोमोडेट करके ही ले पाओगे। और ये चीजें हमें दिया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो कैसे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी आप लोग सभी क्लासरूम के अंदर आकर बैठ गए हो। ठीक है, आप सभी क्लास पे आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास पे नहीं आ सकते, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम को ही नहीं तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर आकर व्हाई यू ऑल पीपल हैव सिटेड इन योर पर्टिकुलर चेयर, एक एक चेयर में आप लोग क्यों बैठ गए? ऐसे एक एक चेयर में क्यों बैठ गए भाई? खड़े रहते हल्ला करते रहते, चेयर के ऊपर क्यों नहीं बैठ गए? स्टेज में ये क्यों खड़े हुए, मेरे को क्यों नहीं मिले? आज तो मैं ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है। आपको ये पता है, इतना आपको पता है कि क्लास का डेकोरम है कि क्लासरूम जो होती है ऐसी ही होती है, जहां पर जब तक हम स्टूडेंट हैं तो हमें सामने रखी हुई जो टेबल चेयर है वहां पर जाके बैठना होगा, एक टीचर आएगा जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, वो पढ़ा रहा होगा, उसके बाद हमें पढ़ना। ये पता था आपको? ये कैसे पता है? बिकॉज समथिंग कॉल्ड एज स्कूल हैज टॉट यू दिस, देन कॉलेज, और कॉलेज के बाद आप इस पर्टिकुलर कोचिंग पे। अब इस सभी जगह पे यू हैव सीन, ये जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर हमें एजुकेशन या स्टडी करनी होती है। So there is a proper structure through which we study. ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, इसके पीछे क्या है? अब इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इस स्ट्रक्चर को रन करने के लिए, तो ये पूरा क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को रन करने के लिए कुछ रूल्स या लॉ है। रूल्स एंड लॉ क्या है? पहला लॉ कि एडमिशन लेना पड़ेगा, पहले तो डेमो मिलेगा। पहला लॉ तो डेमो है क्या? ठीक है, मेरे को पता नहीं डेमो क्या होता है, लेकिन डेमो लेने आते हैं कुछ लोग। क्यों लेते हो भाई डेमो? पता नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लोगों को डेमो लेना होता है। दो दिन में मेरे को नहीं समझ पाओगे, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं बहुत गहरा हूँ। ठीक है, 2 दिन में नहीं समझ पाओगे, तो फिर भी ले लेना डेमो जिसको लेना है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? फर्स्ट इज डेमो, फिर डेमो के बाद सेकेंड स्ट्रक्चर का पार्ट क्या होता है? एडमिशन, है ना, उसमें आता है फीस, ये पे करना पड़ता है। इसके लिए फिर कंसेशन मांगते हैं, फिर मना हो जाता है, फिर पूरा ही पटाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस वो भी चलता है, उसमें एडमिशन होता है। फिर एडमिशन लेने के बाद आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो। फिर क्लासरूम के अंदर आपको पता चलता है कि क्लास अटेंड करनी है, उसमें 3 क्लास होगी, इतने इतने टाइम पे होगी, जिसमें से पहला वाला क्लास कभी टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। नहीं, मेरा थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं लेट आ रहा हूँ और मैं जाता यहाँ से 11:30 बज जाता है, इसलिए सुबह आते थे लेट हो जाता है। तो ठीक है, क्लासेस हो गए। अब क्लासेस के बीच में आपके लंच ब्रेक्स होंगे, जो भी ब्रेक्स होगा, इसके बाद आपको पता चलेगा क्लासेस में होमवर्क दिए गए हैं, उसको करना जरूरी है, जो आप करते नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टेस्ट होगा। इसमें लिए आप पढ़ने का ढोंग करते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते हैं, पता नहीं चलता कि क्या लिख कर गए हैं, क्या नहीं लिख कर गए, पर कुछ लोग अच्छा भी करते हैं। तो ये क्या है? दिस आर रूल्स, ये सारे रूल्स है, ये सारा चीज होगा। एंड थ्रू दिस रूल दिस स्ट्रक्चर रन्स, इस रूल से वो स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, तो ऐसा ही हमारी कंट्री को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटी, और ऐसा ही एक रूल है जिसके थ्रू ये स्ट्रक्चर रन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अभी एकदम बेसिक से समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है, एक रूल है, एक रूल बुक है, एक बुक है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन है, या बोल सकते लॉ है। ठीक है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे रूल्स है पूरा, कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जिसको हम कंट्री बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे रन होगा, यहाँ पर कौन कौन से लोग उसको रन करेंगे, वो सारा का सारा वहां पर क्या होगा? उस लॉ पे लिखा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बुक एंड दैट बुक हैज स्टेटेड लॉ। बट व्हाट इज पॉलिटी? तो पॉलिटी आपको कहीं दिख नहीं रही होगी। अगर ऐसा बोलेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, तो मैं दिखा सकता हूं एक बुक को, पॉलिटी दिखाओ बोलोगे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, कहीं एक जगह पैसे नहीं दिख पाएगा। पर पॉलिटी आप डेली देख पा रहे हो। यू कैन सी एन ऑफिसर, यू कैन सी एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, वो सारा क्या है? उस एडमिनिस्ट्रेशन या उस कंट्री को रन करने के चीजें हैं।
तो पटवारी का भी एक ऑफिस होगा, तहसीलदार का भी होगा, एक कलेक्टर का भी होगा और एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी होगा, है, ठीक है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट जहां पर बैठेगी उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट हाउस, वैसे स्टेट लेवल पे होगी उसमें क्या बोलते हैं उसको, स्टेट लेजिस्लेचर। अभी समझना कीवर्ड्स है थोड़े छोटे, तो वो सारा का सारा जो बना है, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कंट्री फंक्शन करता है, जिस स्ट्रक्चर के विद इन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस थिंग इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज पॉलिटी। उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पॉलिटी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, पहले थ्योरी बनती है, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो पॉलिटी इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन थ्योरेटिकल लॉ, वो एक लॉ, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मिलेगी, पर कभी पॉलिटी की बुक नहीं मिलेगी। पर लक्ष्मीकांत ने क्या किया, पॉलिटी की बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या है, देखो, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने क्या किया अपने बुक में, बेयर एक्ट जैसे नहीं लिखकर, बेयर एक्ट में प्रॉपर एक्ट ना लिखकर, एक्ट के थ्रू स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाया। नहीं तो बाकी बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, एक्ट होगा ज्यादा, स्ट्रक्चर कम होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर को लेते हुए एक्ट को डाल दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से उस बुक को लिखा गया है। एनीवे, वापस आते हैं। तो एक चीज होता है स्ट्रक्चर, अनदर वन इज रूल, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा चीज है, वन थिंग। सेकेंड थिंग आता है, फर्स्ट यहां पर एक एड ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ। क्या होता है लॉ? अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पहले बताओ थोड़ा सा, फिर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, रूल्स और रेगुलेशन, लॉ इज रूल्स और रेगुलेशन। चलो, रूल्स रेगुलेशन, हाँ, इन्होंने फर्स्ट थिंग बोला। नेक्स्ट, फंडामेंटल फंडामेंटल चीजें जो किसी भी चीजों को रन करने के लिए जरूरी है। ओके, सिक्योरिटी इज एन लॉ, लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं, सभी आप सभी कंट्रीब्यूट करो, इंटरेक्टिव पढ़ाई करेंगे, वैसे तो फिर बोर हो जाएगा क्लास, इधर आके मैं बोल के चला गया 2 घंटे, है ना, जो भी आ रहा है। एंड डोंट बी इन फियर कि हम कुछ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, लोग हमारी तरफ देखेंगे, है ना, आज के बाद मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा, ये सब फीलिंग नहीं रखना है। जितना आता है आपसे आप बोलिए, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई सीख के नहीं आया है, रोहित मेहरा बस सीख के आया था पापा के से, ना, बाकी लोग तो ऐसे ही है। रोहित मेहरा जानते हो? नहीं देखा है, मूवी नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अरे लोग मूवी देखे होंगे सभी, क्या नाम था मूवी का? मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ, जो भी था जानते हो ना। एनीवे, तो सिक्योरिटी बोलो सर। तो आप लोग ये इंटरेक्शन हमेशा करो, आंसर्स दोगे ना, गलत दोगे कोई बात नहीं, पर आंसर्स देना जरूरी है। ओके, चलो, हाँ, और कोई बताएगा? कंपल्शन, अबाइड, ब्रेक एंड पनिशमेंट। It is a compulsion, we have to abide by it, and if we break, we will get punished. और essential framework for order, और essential framework for order। सी, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, बट जब हम एक लॉ की बात करें तो लॉ आर डेफिनेटली सेट ऑफ रूल्स, लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स और द रेगुलेशन। बट क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है लॉ का? हो ही नहीं सकता। लेजिस्लेटेड या इनेक्टेड, अभी कुछ वर्ड्स आएंगे, क्योंकि ना ये वर्ड्स के बिना आप पॉलिटी नहीं सीख सकते। तो लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन विच आर इधर लेजिस्लेटेड और इनेक्टेड बाय सम अथॉरिटी who has power and who has given the power by the law to enact such law। ठीक है, लॉ क्या होते हैं? कुछ इस तरीके के रूल्स या रेगुलेशन होते हैं जिसको कोई ऐसी अथॉरिटी बनाती है जिसको वो पावर दिया गया है, कोई भी आके लॉ नहीं बना लेगा। पॉलिटी इज वेरी वेरी एक्यूरेट सब्जेक्ट, वहां पर हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेसी से चलता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक अ लॉ कि कल से इंडिया में, कल से हमारी पूरी कंट्री में, है ना, कल से हमारी पूरी कंट्री में जितने लोग भी सुबह उठेंगे मॉर्निंग में,
सबसे पहले उठने के बाद वो जय छत्तीसगढ़ बोलेंगे। मैंने बना दिया लॉ, कोई मानेगा? होता कौन हूं मैं? ये बनाने वाला मैं होता कौन हूं? नो वन। नो, इफ द सेम लॉ इज पास्ड बाय पार्लियामेंट और उस लॉ को बनाने के बाद उसमें 4-5 क्लॉज भी डालेगा वो नीचे, जो इसे नहीं करेगा उसे फांसी दे देंगे। क्यों छोटा मोटा सजा दे, सीधा फांसी। छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया है ना, तो सारे आप सीधा फांसी दे देंगे। अब करेंगे क्यों किए? क्योंकि इस लॉ को अब उस अथॉरिटी ने बनाया जिसके पास इसको बनाने का पावर। हाँ, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे 2 चीजें आती हैं, एक बोलते हैं हाफ करेक्ट स्टेटमेंट और एक होता है करेक्ट स्टेटमेंट। 100% पॉलिटी में हमेशा क्या चलता है? 100% करेक्ट स्टेटमेंट चलता है, कभी भी हाफ स्टेटमेंट नहीं चलते। तो लॉ क्या है? लॉ ऐसी चीजें हैं जो किसी अथॉरिटी के द्वारा, जिसे पावर है उसे बनाने का, उसके द्वारा बनाया गया है, जो कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और वो क्या करेगा? एक ऑर्डरली किसी भी चीज को रन करने पे हेल्प करेगा। जैसे आप बताए ना, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। फिर वो सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा, लॉ आने के बाद सिक्योरिटी इंश्योर होगी, ठीक है ना। लॉ क्या करेगा? लोगों के ऊपर कंपल्शन भी डालेगा कि आपको ऐसा करना है। लॉ विल गिव, हमें क्या करना होगा? इस लॉ को मानना भी पड़ेगा, वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ एंड समटाइम्स लॉ ऑल्सो पनिशेस अस। ये चीज है। वन थिंग, यू आर इंडियन तो हो ना, बाहर से तो आए नहीं हो। अच्छा, कैसे? आपको मैं बोलूंगा अपने नेशनलिज्म को प्रूव करो। कैसे करोगे? आप राष्ट्रवाद हो, बताओ। अब मैं बोलता हूं आपको, बोलते ना आजकल ये राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है, ये वाला चल रहा है ना न्यूज में। आ जाते हैं वो 4-5 प्रॉम्प्टर, इन लोगों को तो प्रॉम्प्टर ही बोलना चाहिए, वंजना ओम कश्यप एंड ऑल, दे आर प्रॉम्प्टर्स, ठीक है। ऐसे लिखते हैं और जाकर उससे रीड करके चले जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो जिनको आता है उनसे बारे में बात करते हैं, जैसे आपको आता है। तो आप अपना नेशनलिज्म कैसे प्रूव करेंगे? मैं बोलता हूं आप अपना नेशनलिज्म आज प्रूव करके दिखाई दो। नहीं? हाँ जी, हाँ, इतना बाइट करना कुछ नहीं है। मैं देखो, अपना नेशनलिज्म फॉलो करना है ना, तो क्या करना है? से गाड़ी निकालना है, यहाँ से जाना है, यहाँ पर क्या है, चौक में लाइट्स लगे हुए हैं, ब्रेक मार देना है, अगर रेड हो जाए तो बस आप नेशनलिस्ट हो। इससे ज्यादा नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए सेना को रिस्पेक्ट करना है ना, आर्मी वाले को देख के, आज तो मैं भी ग्रीन में भी हूं, नहीं, दिस इज नॉट अ नेशनलिज्म। वो है ही क्या जो वीर की शहादत में ना रोए? नहीं रोएंगे, वो वीर खुद नहीं रोया था लड़ते समय, उसको मजा आया था देश के लिए जान देने में, उसको बहुत मजा आया था। ही इज एन आर्मी मैन, ही इज एन प्रोफेशनल वन, ही नोज कि उसको फाइट करना है, ही इज अ ब्रेव हार्ट, उसको पता था कि मेरी शहादत होगी अगर मैं लड़ने गया तो, वो फिर भी लड़ा था। ही चूज दैट कैरियर एंड इज टू मच डेडिकेटेड कि उसको मजा आ रहा था कि मेरी शहीदी मिल जाए, है ना, कोई उसमें नहीं है। लेकिन इधर लोग इमोशनल होकर घूमते रहते हैं, कैंडल जला देंगे, ये सब, दिस इज नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है। जो सेना में उनसे जाके पूछो, ठीक है ना, वो बताएंगे। तो ये वो नहीं है नेशनलिज्म कि आप वहां नेशनलिज्म दिखा दो। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। यू कैन शो योर नेशनलिज्म बाय पेइंग योर टैक्सेस प्रॉपरली, यू कैन शो योर नेशनलिज्म बाय जस्ट स्टॉपिंग योर व्हीकल्स इन द, ये चौराहा जो है, लाइट जला आपने रोक दिया, दैट इज यू आर एसेंशियली फॉलोइंग द फंडामेंटल लॉ दैट अ कंट्री, और कंट्री में कहीं पर भी बनाया गया है। हमारे कंट्री में बनाया गया कि भाई चौराहे में रेड लाइट है, वहां रुकना है। अब विलफुल रुकते हैं आप, फोर्सफुल नहीं, तब तो आप बहुत अच्छे नेशनलिस्ट हैं। फोर्सफुल भी रुक जाते हैं तब भी आप अच्छे नेशनलिस्ट हैं, मानते तो है, कम से कम डरते तो हैं कि चलाना आ जाएगा, ठीक है, चलाना आ जाएगा करके रुक जाते हैं, चलो अच्छी बात है। पर अगर बिना चलान आ जाए सोचकर भी रुकते हैं आप, तब तो और बहुत प्यारे वाले हैं आप। बस इतना ही आपका नेशनलिज्म। कोई इधर राष्ट्रवाद का ये जो चिल्लाते नहीं रहते हैं, तुम राष्ट्रवादी हो, प्रूव करके दिखाओ, जनगण मन गा के दिखाओ, नहीं आता सर, भूल गया हूं, ठीक है, लेकिन टैक्स पूरा पे किया हूं भारत सरकार को, तो कौन सा नेशनलिज्म प्रूव करूं मैं? आई एम अबाइडिंग बाय द लॉ, आई एम फॉलोइंग द लॉ व्हाट कंट्री हैज मेड फॉर मी, तो वो सारा चीज मैं मान रहा हूं, दैट मीन्स आई एम अ नेशनलिस्ट। इतना ही करना होता है नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। तो ये होता है लॉ, और सेकेंडली क्या होता है, उस लॉ को आपको मानना होता है। नाउ सी व्हाट यू आर स्टडीइंग इज नॉट जस्ट इन इंडियन पॉलिटी, कि एक सब्जेक्ट बस नहीं पढ़ रहे हो, दिस सब्जेक्ट वंस आई विल फिनिश अप
जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स तक, यू विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। याद रखना, ये सब्जेक्ट आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बनने पे मदद करेगा, एक एक चीज को समझने में मदद करेंगे, लाइफ कैसी है, आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने कंट्री में रहते हैं इस कंट्री पे, तो अपने आप को कंडक्ट कैसे करना चाहिए। एंड फील वेरी ब्लेस्ड, आई ऑलवेज सेड व्हेन आई टीच 2 सब्जेक्ट्स, वन इज योर इंडियन पॉलिटी एंड अदर वन इज इंडियन फिलोसफी। फील ब्लेस्ड कि आपको ये पढ़ने का मौका मिला। फॉरगेट अबाउट एग्जामिनेशन, पास हो फेल हो एक अलग है, पर ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिला, आप उसके लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानिए कि ये सब चीजें आपको सीखने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को मिलता है, उसमें से एक ही सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, अगर आपको अपने नेशनलिज्म फॉलो करने तो कुछ नहीं करना है, जो कंट्री के बेसिक फंडामेंटल लॉज है सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है ना, एक बेसिक फंडामेंटल लॉज है उसको फॉलो करना है। अब आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर आके चेयर में क्यों बैठे, क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम को रन किया जाता है तो इसको हम प्रॉपरली एक जगह पे रजिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वहां पर एजुकेशन सिस्टम कैसा चलेगा उसके ऊपर रूल्स लिखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस रूल्स को मैं अबाइड कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं। उस रूल्स के अंदर यह भी दिया गया कि अगर मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया तो मैं अपने हिसाब से यहाँ के रूल्स बना सकता हूं। तो यहां पर मैंने इस रूल्स को बनाया है, जिस रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन से जो रूल डिराइव हुआ उसको गवर्नमेंट ने दूसरे रूल्स पे दिया, उस रूल्स को मैंने फॉलो किया, मैंने जो रूल्स को दिया उसको आपने फॉलो किया। तो अगेन वी आर फॉलोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि अभी मैंने एक चीज क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट को कि उसने एक लॉ बनाया, उस लॉ को स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, उसको मैंने लिया और मैंने आपको दिया। तो ये जितने भी लॉ बने ये सारे के सारे लॉ किससे बने, द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड फ्रॉम विच ऑल द लॉज आर डिराइव्ड, वो सबसे फंडामेंटल लॉ जिससे बाकी सारे लॉ बनते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? तो लॉ तो क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन जो सबसे फंडामेंटल इस कंट्री में, जिससे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, द मोस्ट फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके, पहले समझो चीजों को। ये क्या है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ना, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर चीजों को जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से उसके चैप्टर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उससे डिफाइन होता है कि कैसा ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। हम कौन है, आप कौन हो, हु आर यू अकॉर्डिंग टू, नॉट जो मेरे को आपने वो दिया अपना इंट्रोडक्शन, हु आर यू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप क्या हो, इस कंट्री के नागरिक हो, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई बांग्लादेश से तो नहीं आया है, रोहिंग्या कोई है तो निकलो बाहर। ठीक है, कहा तो रोहिंग्या तो नहीं आ गया कोई क्लास में, रोहिंग्या लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, चलो बाहर जाओ। ठीक है, पहले प्रॉपर नेशनलिटी लो उसके बाद आना। ओके, तो क्या है, CGPSC में बिल्कुल रोहिंग्या नहीं चलेंगे। ओके, तो क्या बात करते हैं हम लोग कि आप क्यों हो, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है। ठीक है, देखो आपके पास जिंदगी में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नाउ यू आर पार्ट ऑफ, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये इंडिया की सबसे फंडामेंटल किताब है, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। एंड यू कैन हैव योर नेम एटलीस्ट इन दैट बुक, इस किताब में भी आपका नाम आ सकता है, बस आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है ना, इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, आपका नाम आ जाएगा इधर। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डायरेक्टली आपका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपका जो पोस्ट है वो तो है ना वहां पे, वो तो है वहां पे। ठीक है, इसलिए सिविल सर्विसेज करना है। क्यों? क्योंकि इस बुक में भी हम पहुंच सकते हैं, जो हमारा मोस्ट फंडामेंटल लॉ है। बाकी हम सब हैं ऑलरेडी। बुक का पहला लाइन ही क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहीं से स्टार्ट होती है बुक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम तो ऑलरेडी एक लोग के रूप में, बट इस लोग से हटकर उस स्ट्रक्चर में भी आपका नाम आ जाएगा वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द थिंग्स। तो ये क्या है कि इस तरीके से कुछ रूल्स बनते हैं, कुछ रेगुलेशन बनते हैं, जिसको हर किसी को फॉलो करना है, अबाइड करना है, इसके थ्रू चलना है। और ऐसा ही जो सबसे फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल इन द सेंस दैट कि ऑल द अदर लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस लॉ। इसी लॉ से बाकी सारे के सारे लॉ बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, केवल इतना ही है ना, पर चीजें तो बहुत सारी हैं और अलग अलग।
अब 395 के बियॉन्ड अभी मैं बोलूंगा कि हमारे कंट्री में एक अलग से लॉ चल रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्या है? ये एक लॉ है, ठीक है, जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए एक लॉ बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनिमल्स को बचाने के लिए। इस लॉ को बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने इस लॉ को क्यों बनाया? एनिमल वगैरह कंजर्व करने के लिए। क्यों बना पाया पार्लियामेंट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो इस तरह के लॉ कंट्री के लिए बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया, इसीलिए पार्लियामेंट ने इस लॉ को बनाया है। अब इस लॉ में जो भी प्रोविजन है वो सारे के सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बियॉन्ड नहीं है। ऑल द प्रिंसिपल्स रिटन इन दिस लॉ शुड बी इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मतलब उसके जैसा, शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द वैल्यूज इंस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो वैल्यूज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही, और इसलिए ये लॉ जो है ये क्या है? एक वैलिड लॉ है। अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता तो ये क्या हो जाता? इनवैलिड हो जाता। क्लियर है? तो क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जिस लॉ से सारी चीज डिराइव होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द बेसिक लॉ ऑफ लैंड और द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। क्लियर है? राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एक वर्ड लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिए, पहला वर्ड लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। Put a dash and write. It is a fundamental law of land. It is a fundamental law of land. And this law enables the freedom of individual provide essential powers to the authorities and legislature, provide essential powers to the authorities and legislature full stop. Any law made in our country should करके must remain in consonance with the constitution values फुल स्टॉप। तो कोई भी लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही इंडिया पे बन सकता है, ठीक है। और ये इस चीज वर्ड क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। न्यू वंस या जो भी लोग हैं सब समझेंगे। इन योर कॉपी जस्ट कीप दिस पार्ट अ बिट साइड, इसको हम बोलेंगे साइड मार्जिन। हमेशा नोट्स पे एक लाइन बनाना, दिस लाइन इज कॉल्ड एज साइड मार्जिन। मैनी ए टाइम्स नोट्स लिखते समय मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखवाऊंगा, उसको आप ध्यान से रखना, ठीक है। इन द साइड मार्जिन राइट लॉ। एक साइड मार्जिन बनाओ सभी, और साइड मार्जिन में लिखो लॉ। नोट करके मत लिखना, साइड में एक मार्जिन बना के चलना। अभी नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, जहां से है वहां से बना लो, बना लीजिए। लिखो लॉ, साइड मार्जिन में बोला है मैंने, ठीक है। राइट डाउन, लॉज आर सेट ऑफ रूल्स and regulation. Laws are the set of rules and regulation which are enacted, ENACTED, enacted मतलब उसको बनाना, which are enacted slash legislated, LEGISLATED, which is enacted slash legislated by an authority who has power
authority who has power to make such laws. For example, the Constitution of India is the most fundamental law. For example, the Constitution of India is the most fundamental law of the nation. Most fundamental law of the nation. सभी को क्लियर है अभी तक जो भी बताया? एनीवन हैज एनी डाउट किसी भी तरीके का? कुछ है तो पूछो, नहीं है आगे बढ़े। हाँ, ये तो था कि मतलब आपका लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नाउ कमिंग टू द सिलेबस पोर्शन, जो सिलेबस है बहुत स्कैटर्ड सिलेबस लिखा हुआ है उसके ऊपर, बट हम क्या पढ़ेंगे पॉलिटी में, मैं वो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। सो एज फार एज द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, पढ़ना क्या है अच्छे समझना। इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल डील विद सम बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नोट करते चलेंगे, ठीक है। पहले हम पॉलिटी को पहले समझने का कोशिश करेंगे, द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। Basics and fundamental concepts of polity. Basic and fundamental studies of Indian polity, ठीक है। इसी में थोड़ा बहुत क्या सीखेंगे हम लोग, terminologies and principles. This year PSC asks the question from principles and also the UPSC asks about basic structure doctrine. Then there is a doctrine of territorial nexus, there is a doctrine of severability, colorful legislation. तो ये भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब पूछना स्टार्ट कर दिया गया है एग्जामिनेशन में। So we have to study those things, terminologies and principles, certain political principles, especially जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कुछ terminologies पढ़ेंगे, कुछ क्या लिखेंगे, principles. After this we'll go for development of Indian Constitution. डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, किस तरीके से उसमें पूरा डेवलपमेंट हुआ। सो वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे डेवलपमेंट के अंदर, चीजें छोटी छोटी। अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी विल ऑल्सो राइट अबाउट और स्टडी अबाउट salient features of Indian Constitution. The salient features of Indian Constitution. Okay, basic and fundamental concept. Then we will study about development of Indian Constitution, salient features of Indian Constitution. Salient feature of Indian Constitution. Then go for the part-wise study of Indian Constitution. Part-wise study. Part-wise study of Indian Constitution. And separately we will study also एक और चीज में part-wise को भी आता हूं मैं, ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज जो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ वाला है, सीजी। इंडिया का तो हम इसमें ही पढ़ लेंगे, और जो छत्तीसगढ़ का अलग से पढ़ना वो पंचायती राज सीजी अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है।
नाउ कमिंग टू दिस पार्ट वाइज स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना। एक फर्स्ट ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। तो फर्स्ट ग्रुप में ये पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 4A। जैसा लिख रहा हूं वैसा रखना, जब पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर, मैं पूरी बुक की स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, जो पॉलिटी की बुक है और हमें जो पढ़ना है इसको ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है मैंने, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स, देन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर्स, देन पार्ट वाइज स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहले पार्ट 1 टू पार्ट 4, ये ना, ये जो दो टॉपिक है, दिस टू टॉपिक, सेलेंट फीचर एंड पार्ट 1 टू पार्ट 4, ये कोर पॉलिटी का एकदम कोर एरिया है, मतलब इससे ही क्वेश्चन आते हैं। इस बार के मेंस का पूरा क्वेश्चन यहां पर आया है, पूरे क्वेश्चन मेंस क्या है, यूपीएससी का भी मेजॉरिटी क्वेश्चन यहां पे। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप चले जाओ, अगर वहां 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से अगर 20 क्वेश्चन आ गए पॉलिटी में, कभी 17 से 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे इन्हीं सब टॉपिक से केवल, क्योंकि यही पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग है। इसके बिना पॉलिटी पढ़ना सब बेकार है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दिस टू, द सेलेंट फीचर एंड द पार्ट 1 टू पार्ट 4A। उसके बाद तो फिर पूरा स्ट्रक्चर है, उसके बाद तो मतलब कैसे गवर्नमेंट रन होती है, ये सब चीजों के ऊपर है, ठीक है। उसके सेकंड सेट में हम जो पढ़ेंगे वो होगा पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे पार्ट 10 तक। पार्ट 5 टू 10, 5 से 10 पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। पार्ट 5 से पार्ट 10 पूरा स्ट्रक्चर है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट वगैरह उसके बारे में। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट स्ट्रक्चर में आएंगे, फिर स्टेट से नीचे जाएंगे यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी के बाद जहां पर जाएंगे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, और उसके बाद ट्राइबल रीजन, इंडिया में जो ट्राइबल रीजन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो ये होगा, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर, दिस इज अबाउट अस, ये लोगों के बारे में है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है, कैसे बन रहा है। पार्ट 2 जो होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज अबाउट कि हम कैसे इस कंट्री में, हमारा क्या रोल है, ठीक है, या हमें लॉ ने क्या क्या दिया हुआ है, ये पूरा इसमें डिफाइंड है। ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जिस तरीके से पूरी कंट्री रन होती है, क्या क्या यहाँ पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन से ऑफिसर होंगे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शन होंगे, प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होंगे, वो सारा का सारा पार्ट 5 में है। पार्ट 6 में सिमिलरली दिया हुआ किसके बारे में, स्टेट के बारे में, कि स्टेट की लेजिस्लेचर कैसे बनेगी, लेजिस्लेचर मतलब जहां पर हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेट की लेजिस्लेचर कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, गवर्नर किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा स्टेट में, फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन बन सकते हैं, उन दोनों का काम क्या होगा, है ना, उन दोनों का काम क्या होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो यहां पर इस पर सेम थिंग। उसके बाद किसके बारे में दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, कि यूनियन टेरिटरी कैसे रन होगा, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होंगे, यूनियन टेरिटरी में किस तरीके से फंक्शन होगा। फिर उसके बाद वहां पर किसके बारे में बात किया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि पंचायत कैसे होंगी, वो किस तरीके से चलेंगे। उसके बाद उसमें बताएगा म्यूनिसिपैलिटी, फिर उसके बाद आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्राइबल एरिया, जितने भी हमारे सबसे छोटे एरिया मतलब ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, तो वो सारा यहां पे आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है पार्ट 11 से, ठीक है, पार्ट 11 से मैं बोलता हूं टिल एंड, लास्ट तक, है ना। पार्ट वाइज जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो पार्ट 11 से लेकर पार्ट 22, है ना, पार्ट 22 एंड है, तो वहां तक फिर आगे की चीजों को देखेंगे कि उसमें फिर धीरे धीरे ये इट इज मोर ऑफ कि यहां पर हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारा फंक्शन कैसे करता है। इट इज मोर ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज मोर ऑफ अस, इट इज मोर ऑफ हाउ एवरीथिंग फंक्शन, कि सेंट्रल स्टेट के बीच क्या रिलेशन होगा, वो दोनों आपस में कैसे डील करेंगे, कोर्ट किस तरीके से काम करेगा, कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी, वो सारा चीज वहां पर दे रखा है, ठीक है। सो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पहला पार्ट 1, पार्ट 5, पार्ट 2, तो इसको इस तरीके से पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। इस पार्ट वाइज स्टडी के साथ साथ लास्ट में हम क्या देखेंगे, बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कुछ बॉडीज पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्लियर है सभी को? हाँ, ये पूरा का पूरा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे कुछ नहीं लिखना है। तो दिस इज अबाउट कि इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में इतनी चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? पहले तो बेसिक सीखेंगे। आई डेडिकेट मच ऑफ द टाइम हियर। मुझे लगता है कि 10 लेक्चर तो हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स में ही निकल जाएंगे। बेसिक फंडामेंटल प्लस यहाँ तक पहुंचने में 10 लेक्चर से 8 लेक्चर तो चले ही जाएंगे, क्योंकि वो सबसे कोर है। और इन लेक्चर्स को गलती से भी स्किप मत करना। जो आज हमने स्टार्ट किया है, ये जो अगला 1 वीक 2 वीक का क्लास होगा, यहाँ तक जब तक ना हो जाए ना, एक भी क्लास स्किप मत करना। उसके बाद सारे कर देना, आपका मन हो तो, ठीक है। पर इतने दिन तक नहीं, उसके बाद तो आप कभी स्किप नहीं करोगे, मेरा गारंटी है। पर अगर आपने यहाँ तक सीख लिया ना, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत, फॉरगेट अबाउट लक्ष्मीकांत, इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट को पढ़ लोगे। कोई भी एक्ट आएगा ना इंडिया में, सबको आप पढ़ लोगे, सबको आप समझ लोगे, अगर वहां तक आपने अच्छे से सीखा तो। इतना मेरा आपको गारंटी है, ठीक है। चलो, तो अभी आज आपको कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी सिखाता हूं, उसके बाद फिर हम कल इसको एकदम फॉर्मलाइज्ड वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। कोई भी बुक कॉपी पढ़ने से पहले क्या सीख लेना चाहिए? बेसिक टर्म सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। आज पॉलिटी पढ़ने बैठे हो लेकिन कभी एबीसीडी पढ़कर आए हो, नहीं तो सीधा समझ जाते क्या? नहीं समझ पाते। तो वैसे हर सब्जेक्ट के अपने क्या होते हैं? वर्ड जार्गन्स होते हैं। और जब तक आप उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं होगे, तब तक आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, सबसे पहले यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द वेरियस वर्ड जार्गन्स, जो जिससे पूरा सब्जेक्ट रन होता है। तो ऐसे कुछ फंडामेंटली 8-10 शब्द हैं जिससे ये पूरा पॉलिटी रन होता है। ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, ये पूरा इसी से रन होता है। ये 8-10 वर्ड है इसी से, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड, 3 वर्ड है, तीनों को एक साथ देखते हैं, 1, 2 एंड 3। वर्ड नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेशन। अभी इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा देर, है ना। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेशन। सो दिस आर 3 वर्ड्स, इनको पहले समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कैसा, ठीक है ना। ये 3 वर्ड बेसिकली फर्स्ट है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट सेट में है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेशन। सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। और थर्ड आते हैं जुडिशरी, जस्टिस। सो दीज आर द 3 वर्ड्स। एक है आपका लेजिस्लेशन, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी, ठीक है। अब ये तीनों चीजों को पहले अच्छे से समझते हैं। इसके बिना पॉलिटी पढ़ना बिल्कुल लगभग नागवारा सा है, कि मतलब समझ नहीं आएगी पॉलिटी। इसके बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो तीनों वर्ड्स को सारे समझते हैं। तो मेनली एक्चुअल वो दोनों वर्ड्स तो इससे निकला है, इसका ऑफशूट है। मेन तो ये 3 वर्ड है, व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट आर एग्जीक्यूटिव्स एंड व्हाट इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो फंक्शन करेंगे, काम करेंगे, वही क्या होगा? लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन, बनाना, लॉ बनाना मतलब, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। देखो, लेजिस्लेशन का मतलब ये हो सकता है जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ये, ठीक है। इसका सिंपल सा बनाना किससे मतलब है? लॉ मेकिंग से, ठीक है। तो एक चीज क्या है यहां पर है? लॉ मेकिंग, कानून जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर समझना अच्छे से, लिखना बाद में। लेजिस्लेशन का पूरा मीनिंग किससे निकलेगा? लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग के लिए पहली बात ये आता है, लॉ मेकिंग किसी एक प्लेस पे किया जाएगा, किसी भी जगह पे होगा। ऐसा तो नहीं है कि चलते फिरते लॉ बना लिए, रोड में चलते चलते लॉ बना लिए, है ना। कि मोदी जी घूम रहे हैं, मोटा भाई मन कर रहा है कि आज ऐसा कानून बना दो, तो बना लेंगे क्या? मोटा भाई कौन है? बना लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे।
उस लॉ के लिए किसी जगह पे जाके बनाएंगे, उस जगह का नाम क्या होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो वो जगह जहां पे लॉ बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो प्लेस वेयर द लॉ इज मेड इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। अब ऐसे दो प्लेसेस हैं, अभी जो लार्जली दो प्लेसेस के बारे में हम बात करेंगे, पंचायती राज को मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडिया में जो लेजिस्लेचर है वो दो तरीके से मेनली है। एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो एक क्या है आपका? सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं लेजिस्लेचर वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम यूजिंग सम वर्ड्स फॉर अ बॉडी विच मेक्स लॉ। कोई लॉ मेकिंग बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, वो कहलाएगी लेजिस्लेचर, ठीक है। और जो सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे लॉ बनाती है, उस बॉडी का नाम क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है। वैसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को बोला जाता है विधान सभा, विधान परिषद या विधान मंडल। विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल। अच्छा, विधानसभा के अंदर कौन कौन सी बॉडी होती है? पार्लियामेंट के अंदर दो बॉडी है, लोकसभा और राज्यसभा। चलो, विधानसभा के अंदर कितनी बॉडी है? तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। स्टेट में दो चीजें हो सकती है, विधानसभा और विधान परिषद। दोनों किसके अंदर आते हैं? विधान मंडल के अंदर आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो पार्ट होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। हमारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है, हमारे स्टेट में केवल क्या है? विधान सभा है। पर स्टेट में भी दो बॉडी हो सकती है, विधान परिषद और विधान सभा, बट उसको भी हटा देते हैं, उसको बोलते हैं विधान मंडल, या इसको हम सीधा बोलेंगे विधान मंडल, या इसको हम नॉर्मल वर्ड में बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, इसको सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। जब भी हम वर्ड यूज कर रहे होंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर का हमेशा पार्लियामेंट वर्ड यूज करेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर को हम स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो दीज आर द बॉडीज वेयर वी मेक द लॉ, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये क्लियर हुआ। सेकंड वर्ड है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब वो लोग, लेजिस्लेटिव आर द पीपल। तो फर्स्ट इज योर प्लेस, सेकंड वन इज पीपल। पीपल कौन? वो लोग, पीपल के वो क्या कहलाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हु मेक्स द लॉ, ठीक है ना। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे? हमने ही अपने में से किसी को चुना है, वी हैव सेलेक्टेड समवन फ्रॉम अस, जो कि जाकर वो विधानसभा में बैठा है, जो एमएलए है या जो हमारा एमपी है। अगर वो इधर है स्टेट लेजिस्लेचर में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएलए। एमएलए सुना है, ठीक है ना। मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को बोलते हैं एमएलए, और अगर वो संसद का हिस्सा हो इसको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और इनको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? संसद। तो एक होते हैं एमपी और एक होते हैं एमएलए। क्लियर हो गया सभी को? तो दिस एमपी एंड एमएलए आर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव। तो एक प्लेस आ गया, एक लोग आ गए। अब ये लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे? कोई लॉ बनाएंगे। ये लॉ किसके लिए बनाएंगे? हमारे लिए बनाएंगे। तो जब हमारे लिए लॉ बनाए तो हम क्यों खुद नहीं चले जाते? क्योंकि इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं कि इतने बड़े वोटिंग कराई जा सके। इतने सारे लोगों को एक मत में लाना जरूरी है क्या? नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वी नीड फ्यू पर्सन जो कि लॉ बनेंगे। दोज आर कॉल्ड एज legislative, and what they perform? They perform legislation, मतलब वो लॉ बनाते हैं। तो वो लोग लॉ बनाते हैं, उनके परफॉर्मेंस, जो वो चीज बनाया उन लोगों ने, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन। सो द प्लेस वेयर लॉ इज मेड आर कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। द पीपल हु मेक द लॉ आर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव, एंड the law which is made or the process through which the law is made is called as तो जो प्रोसेस है वो क्या है? लेजिस्लेशन है। अब होता है कैसे, थोड़ा समझ लेना, उसके बाद लिखवा रहा हूं, है ना। ये तीन चीजें समझ आई सभी को? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? नाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव, अब लेट इट बी कि हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं केस के थ्रू। नाउ लेट इट बी कि हमारे पार्लियामेंट में 500 मेंबर है। ये एग्जांपल है ना, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी 545 है, वो अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल बताओ। लेट इट बी, आपके लिए इजी करो कि 500 लोग ऐसे हैं जो लॉ बनाने के लिए वहां पर
बैठे हुए। कैसे बनाएंगे लॉ, उसकी प्रोसेस है। एक बिल आएगा, ठीक है ना। इंडिया में लॉ कैसे बनता है समझो, ठीक है। लॉ को हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में एक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बिल आता है। बिल मतलब एक ऐसा सिंपल सा पेपर होगा, इसके ऊपर वो लॉ लिखे होंगे। अब ये लॉ बस लिखा हुआ है, ठीक है। वो सबसे पहले कहा जाएगा, वो लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, चाहे संसद में रखो चाहे कहीं भी रखो। इस बिल को क्या किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, उसको बोलते हैं टेबल। ये कहां पर टेबल होगा, इन हाउस ऑफ लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेटिव हाउस है वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस हाउस में इस बिल को यहां से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। पास कैसे होगा, वहां पर डिसीजन लेकर। डिसीजन कैसे लेते हैं समझना है। पास कैसे होगा, डिसीजन लेकर होगा। डिसीजन लेने के लिए तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। वाई मेजॉरिटी बताता हूं। जैसे कि अभी हम पूरे इस क्लास में हैं, ठीक है ना। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ लगभग ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास है। अभी 180 के आसपास जो भी होगा, एक फिगर होगा हमारे पास। आई हैव नॉट काउंटेड यू, लगभग उतने के आसपास की हमारी फिगर है। अगर मैं इस फिगर में बोलूं इस पंखे को बंद कर देते हैं, मैं चाहता हूं, कितने लोग एग्री करेंगे? सभी कर सकते हैं, पीछे वाले तो बिल्कुल कर दो सर, हमें क्या है, पर इनको लगेगा नहीं सर, होगा। वैसे मैं अगर पीछे का बोलूं तो वो लोग बोलेंगे नहीं सर, आप लोग बोल सकते हैं कर दो ना सर, क्या फर्क पड़ता है। तो देयर आर सर्टन डिसीजन विच हैव टू टेकन अप। हमें कुछ ऐसे डिसीजन है जो लेने पड़ेंगे, पर हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं और हर किसी को हम कन्विंस कर पाए, ये हो नहीं सकता। समझ लो अच्छे से, आप लोग के लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे बहुत सारे डिसीजन होंगे जिसको आपको लेना जरूरी है, पर आप उस डिसीजन को लेने के लिए सबको कन्विंस नहीं कर सकते। तो उस डिसीजन के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम लोगों को कन्विंस करना होगा, बस। तो आउट ऑफ 500 इफ आई से कि फॉर एनी काइंड ऑफ लॉ में 500 को बना लूं तो नहीं हो सकता। तो वी नीड अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिगर्स। एक फिगर दे देंगे कि कम से कम इतने लोग मान गए तो हम इसे हां मानेंगे, एंड दैट इज मेजॉरिटी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक अप सर्टन डिसीजन मेक्स मेजॉरिटी, ठीक है। तो हमने एक लॉ बना दिया। अब लॉ मैंने ये बना दिया कि मैंने बोला कि जितने भी मेंबर हैं उसमें से अगर हाफ से अधिक यस बोलते हैं तो ये लॉ पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक मेजॉरिटी बन गई, हाफ, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी से लेट इट बी कि मैंने ये रूल बनाया और इससे उन लोगों ने पास कर दिया, वहां जितने लोग बैठे थे। तो अब ये लॉ क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद ये किसके पास जाएगा, या तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा या गवर्नर के पास, अपने अपने लेवल पे। अभी हम सेंट्रल लेवल पे आते हैं तो ये कहां जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। कुछ लिखो मत, सब पढ़ाऊंगा अभी, आज सिर्फ समझा रहा हूं पूछिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको साइन करेंगे और साइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमारे कंट्री में क्या होता है, ये लोग काम करते हैं, इनका प्रोसेस ये है। तो लेजिस्लेचर क्या है, अ प्लेस वेयर लॉ इज मेड। बनाता कौन है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल विच आर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव। दे आर इधर एमएलए और एमपीज। एंड देन अ प्रोसेस थ्रू विच द लॉ इज मेड। वो प्रोसेस क्या है, ये है द बिल इज फर्स्ट, अ बिल कम अप, it is tabled in the house of legislature, it is passed by the majority, and then the bill is signed by an appropriate authority. At the national level the appropriate authority is President of India, and in the state level the appropriate authority is governor, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी एक लेजिस्लेशन या बोल सकते हैं लॉ जो है कंट्री में बनाया जाता है। इतना क्लियर सभी को, ये तीनों वर्ड क्लियर हुए, नोट इट डाउन। ये फर्स्ट वाले सेट को करते हैं ना, लिखो लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन पुट अ डैश एंड राइट। अच्छा, पहले मैंने लेजिस्लेशन लिखा दिया है क्या, ठीक है, कोई नहीं, लेजिस्लेशन लिख लो, कोई नहीं, जो लिखा लिखो। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच a law is made, law slash act is made। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूंगा। लॉ स्लैश एक्ट, एसीटी, एक्ट, लॉ स्लैश एक्ट इज मेड इन अवर कंट्री।
full stop. In India, to make a law, a bill is tabled. A bill, BILL, बिल क्या है? लॉ नहीं है ना, बिल बस एक कच्चा लेटर है, जब तक वो पास नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा. तो बिल क्या होता है? कच्चा सा लेटर होता है. अ बिल इज टेबल्ड इन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर. अ बिल इज टेबल्ड इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, and once it is passed by the majority, and signed by appropriate authority, passed by majority and signed by appropriate authority, become an act. सेकेंड वर्ड लिखो, लेजिस्लेटिव. They are the people representative. Monica, Sony, Anam, Rishra and Kriti. Good morning. They are the people representative who become the member of legislature. And are responsible for making the law, act, कुछ भी लिखो, law/act, and are responsible for making the law/act. For example, the MPs in parliament, MPs करना, MPs, member of parliament बोलते हैं MPs. For example, the MPs in parliament and MLA in state legislature. विधायक सुना है शब्द? तो विधायक किसको बोलते हैं? MLA को. और MP क्या बोलते हैं? भैया विधायक है हमारे. सुनो कि डायलॉग? चाचा? अच्छा, वो चाचा सुनिए. मैं देखना चाह रहा था कौन क्या क्या देख रहा है. ठीक है ना? अभी तो वो कौन सा पंचायत देखा कि नहीं आप लोगों ने? और उसमें नया वाला डांस स्टाइल आया है. ठीक है, वो बड़ा अच्छा सा था. नहीं, चलो थर्ड क्या होता है? तो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव वर्ड. थर्ड वर्ड लिखो, लेजिस्लेचर. It is a place/house. Where the laws are made. Place or a house where the laws are made. For example, the Parliament of India and the state legislature. कंफर्टेबल? समझ आ रहा है? कुछ दिक्कत तो नहीं अभी तक? हाँ, बिल्कुल, कहीं पर भी कोई इशू नहीं होनी चाहिए. नाउ द सेकेंड सेट्स ऑफ थिंग्स, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इसको समझते हैं. अब लॉ तो बन गया. ठीक है, एक बड़ी सुबह पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि काम करो, आर्टिकल 370 को खत्म करो. ये हुआ था अभी जम्मू एंड कश्मीर में, एक आर्टिकल दिया गया था 370, जिससे जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे. इसको बोला गया हटा दो. चलो आसान कर देते हैं आप लोग के लिए दूसरा. अभी आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं, तो और आसान करता हूं. एक लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने. ठीक है, पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया कि, क्या लॉ बनवाया कि मॉर्निंग में
यॉर्निंग जो है वो बैन है, ठीक है। पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया है? मॉर्निंग में यॉर्निंग। तो पार्लियामेंट कौन है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, शुरू में तो बताया था, ठीक है, मैं नहीं हूं, खैर एनीवे वापस आते हैं। तो मॉर्निंग में यॉर्निंग बैन है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। अब इस लॉ को इंप्लीमेंट करना है, कागज में तो लिखा गया लॉ, अब लोग इसको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। कोई यॉर्निंग कर रहा है तो उसके लिए यहां सजा भी लिखा है, अगर कोई यॉर्निंग करेगा तो उसको उसके जस्ट बगल वाला 3 झापड़ मारेगा, 3 स्लैप्स पर यॉर्निंग, पहला लॉ है। सेकंड, इफ रिपीटेड मल्टीप्लाई योर स्लैप विथ 100, अगर दोबारा किया तो 300 झापड़ मार दो, ठीक है। लेट इट, ऐसा बना दिया कुछ लॉ, वैसे नहीं बनेगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक लॉ बन गया है। अब ये लॉ को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट, कि ये सही में ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं। फॉर दैट वी नीड ऑफिसर्स, आप वो करने जा रहे हो। वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन यू विल बिकम दिस वन, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो काम बनाया गया उस काम को चलाने वाले, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं, या बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव वो है जो एक प्रकार से ऑफिसर्स हैं, एक है ना, और जो क्या करते हैं, लॉ को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 वर्ड लिखे हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स आर दोज पीपल, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव्स क्या है? वो लोग हैं, दोज हु विल इंप्लीमेंट द लॉ और एग्जीक्यूट द लॉ एट अ ग्राउंड और द ग्रास रूट लेवल विच इज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर एक लॉ बनाएगी और इनको ग्राउंड पे करना होगा। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है कभी कभी, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, ये लॉ को क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हैं, तो इनके ऊपर केस हो गया। पार्लियामेंट में लॉ आया कि हर लोगों को आप ये फॉर्म भरवाओ, इन लोग फॉर्म नहीं भरवाए, पैसे लेके कुछ लोगों को भरवा दिए, करप्शन। अब कुछ लोगों को भरवाए और कुछ लोगों का रहने दिए, तो जिनका रहने दिए वो लोग कहां पर चले गए? पार्लियामेंट चल देंगे कि एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे? अब इनके पास 2 रिजॉर्ट है, 2 ही जगह बच गए। उन्होंने, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया ये होना चाहिए, वो चीजें ऑफिसर ने किया नहीं, तो ये आदमी कहां जाएगा? मोदी जी के पास थोड़ी जाएगा, मोदी जी आपने लॉ बनाया था, ये मेरे को नहीं दिया, चलो ना मारेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो देयर शुड बी सम फॉर्मल चैनल वेयर यू कैन कंप्लेन। तो हो सकता है कि उस ऑफिसर के पास ही जाके करोगे कि सर मैंने ये दिया था और आपके नीचे के लोगों ने ये नहीं किया। 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं कर रहे तो 5वें दिन आप कहां चले जाओगे? कोर्ट। कोर्ट में उस ऑफिस के नाम पे कंप्लेन कर दोगे, इस ऑफिस में मैंने ये फाइल दिया था, नहीं हुआ, ठीक है ना। वहां से जज बुलाएगा उस ऑफिसर को, ऑफिसर उसके बुलाने से पहले आपको बुला लेगा, भाई केस क्यों कर दिया, बता देता कौन नहीं कर रहा था काम, जज वो है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव से बहुत ऊपर है जज, जज बहुत पावरफुल है। तो अल्टीमेटली क्या है? थर्ड बॉडी भी है एक, ठीक है। तो पहला बॉडी क्या करता है? लॉ बनाता है, दूसरा लॉ को इंप्लीमेंट, और तीसरा जो है उस लॉ को प्रोटेक्ट करता है कि उस लॉ को कोई ब्रीच ना करे, उस लॉ पे जो भी चीजें दी गई सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो थर्ड क्या करता है? उस लॉ को प्रोटेक्ट करता है, लॉ मेकर, लॉ एग्जीक्यूटर एंड द लॉ प्रोटेक्टर। तो सारा खेल लॉ का है, ठीक है ना। जैसे आपके जीवन में सारा खेल लब का है, यहां पर सारा खेल लॉ का है, क्योंकि ये पॉलिटी है, ठीक है। वो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है? एक लॉ बनाएगा, एक लॉ को इंप्लीमेंट करेगा और एक लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जीक्यूटिव क्या क्लियर हुआ? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर ना। ये अभी आपको आगे बहुत काम आएगा, ये तीनों वर्ड बार बार आएगा पॉलिटी में, जब तक पॉलिटी पढ़ोगे आता रहेगा। इनिशियली कुछ चैप्टर्स में नहीं आएगा, बट उसके बाद भी फिर ये लगातार आ रहा होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वगैरह के चैप्टर्स में नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन बाद में ये पूरा कंटिन्यूसली काम आ रहे होंगे हमें। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स है कि लॉ बनाता कौन है, लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, और लॉ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। सो देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो एसेंशियली ये तीनों के बीच कोई हमको पढ़ना है, इन तीनों के रिलेशन को, और उसको आपस में बैलेंस भी करना है, ठीक है। ओके, नाउ द अदर टर्म दैट आई टॉक इज मेजॉरिटी, है ना। अभी एक वर्ड के बारे में बात किए थे, मेजॉरिटी।
एक वर्ड और सीख लेते हैं आज, मेजॉरिटी। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मेजॉरिटी? अभी बताया थोड़ी देर पहले। व्हाट इज मेजॉरिटी? बोलो बोलो, हाँ वर्ड्स में बोलने की कोशिश करो। हाँ आपको बोल रहे हैं, हाँ ट्राई करो, कोई बात नहीं, क्या होगा गलत बोलोगे। मेक अ फ्रेम इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में फ्रेम करो। हाफ कहाँ से आ गया वर्ड? नहीं ठीक है, वो ले लिया कि आपने फिगर को 1/2 को, चलो कोई बात नहीं। और कोई? हाँ किसको बता रहे हो? मैक्सिमम। और कोई? सेजल गिव इट अ वर्ड। हाँ चलो, नॉट नेसेसरली मोर देन हाफ, वो तो हम लोग बनाएंगे ना एक फिगर, जस्ट नंबर के हिसाब से। हाँ, चलो बोलो, फिर भी बोलो। बोलो वर्ड्स दो, कोई बात नहीं, गलत तो बोलेगा और कुछ नहीं होगा। ओके ठीक है, पीछे 1/3, तो आप एक फिगर दे रहे हो ना, फिगर मतलब तो एक सिंपल से, हाँ चलो बोलो। रिक्वायर्ड, डिजायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी मीन्स होता है अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल टू कम इन टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, उसको बोलेंगे मेजोरिटी। तो लिखोगे मेजोरिटी, मेजोरिटी refers to the required number of, majority refers to the required number of, majority refers to the required number of individuals to arrive, ARRIVE, to arrive to a particular decision, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, टू अराइव टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। इज इट क्लियर? हाँ। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आर मेंशन्ड, in constitution of India the following types of majority are mentioned, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। तो बहुत सारे मेजोरिटी, तो जिसमें सबसे पहला आता है, पहले तो ये बताया था कि कौन कौन से मेजोरिटी, उसका नाम, फिर एक एक करके समझेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी विच इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपल मेजोरिटी, simple majority. The second type of majority is called as special majority. It is of two type, type 1 and type 2. Special majority type 1, special majority type 2, ठीक है। The third type of majority is called as absolute majority. Third majority is called as absolute majority, and the fourth type of majority is called as effective majority. ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चार तरह की मेजोरिटी दी गई है। द फर्स्ट वन इज सिंपल, द सेकेंड वन इज स्पेशल, थर्ड इज एब्सोल्यूट, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ मेजोरिटी इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ऐसा लिख लो चारों को, फिर एक एक करके समझेंगे। सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी।
ठीक है, सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, चलो तो अभी जितना कराया उस चीज को आप पहले करोगे। ठीक है ना, कल से सभी को क्या करना है पहले समझ लो। आज मैं जल्दी छोड़ूंगा, तो जल्दी क्या इतना ही कर पढ़ाऊंगा, कल हम इसको एकदम अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। नो, एवरीवन शुड कैरी एम लक्ष्मीकांत विद देम। तो आज आप एम लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है, एज इट इज एन ऑथेंटिक बुक, और ये सब चीजें लेने के लिए सोचना है। ये मत सोचना कि सर अभी नोट्स बनाएंगे, बुक क्यों खरीदें। सी पेपर निकालने आए, इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना कोचिंग से एफिलिएट हो रहे हो, क्या हो रहे हो, वो एक अलग चीज है। एडमिशन लेना है वो सब आपके ऊपर है। नंबर 2, आपको एग्जाम निकालना है एंड यू हैव टू रीड द ऑथेंटिक सोर्सेस। इस साल के सीजीपीएससी के एग्जाम में लोग जो कुंजी पढ़ पढ़ के गए थे, आंसर नहीं लिख के आ पाए हैं। एंड फॉर यूपीएससी आपके पास वहां पर तो ऑथेंटिक बुक ही पढ़ना है। तो बहुत एग्जामिनेशन, मैं तो क्या यूपीएससी क्या सीजीपीएससी, मैं तो बोलता हूं आपको ऑथेंटिक पुस्तक ही पढ़नी है। तो एवरीवन आज लोगे कौन सी बुक, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत आप जाकर लेंगे सभी। इस बुक को कल से प्लीज कैरी दिस बुक विथ यू टिल द टाइम पॉलिटी गेट्स ओवर। डेली क्लास पे लेके आओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्लास में लेके आया, सर तो ओपन ही नहीं करवाए। मैं किसी भी दिन ओपन करवा लूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और मैं आपको वहां पर टिक करवाऊंगा कि आप इतना इतना पढ़ते चलना मेरे साथ। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूंगा आप उतने उतने बुक्स के उस पोर्शन को पढ़ते चलना। तो बुक भी आपकी अच्छी से हो जाएगी, ये भी अच्छे से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना। पॉलिटी हम इतना अच्छा कर लेंगे इन द नेक्स्ट 40-50 डेज, जो भी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी 40 डेज के आसपास, इतनी अच्छी पॉलिटी कर लेंगे कि पूरे जीवन आपको पॉलिटी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन योर एंटायर लाइफ यू विल नॉट हैव टू स्टडी पॉलिटी। इतना मेरा गारंटी है आपको, मैं आपको उतने प्रिसिशन से उतना अच्छा पढ़ा कर दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे इस बुक को लाना है और जितना टास्क दूंगा उतने टास्क को करना है। समझ आ रहा है? तो आप क्या करोगे, कल से सभी यू विल कैरी दिस बुक कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत विथ यू। उसके बाद सेकंड थिंग, आपके जो नोट्स हैं वो आप लेकर आइएगा। बिल्कुल, नोट्स जब आप बनाएंगे सो मेक श्योर आप नोट्स को इस तरीके से एक मार्जिन बनाकर चलेंगे। थर्ड थिंग, आप नोट्स के साथ साथ उसकी एक सिनॉप्सिस बनाते चलोगे। अब क्या होता है सिनॉप्सिस, बात करते हैं। ठीक है, एक क्या बनाओगे, सिनॉप्सिस। और फोर्थ एस्पेक्ट क्या होगा, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की एक सेपरेट कॉपी अलग से बनाओगे। सिनॉप्सिस आप लूज पेपर में लिखो, कोशिश करो। व्हाइट शीट्स होते हैं ना, एक बंडल ले लो, उसमें लूज पेपर में क्या करना है, आज जैसे हमने क्लास पढ़ा, ठीक है, तो एक पेज ले लिया क्लास 1, और हर क्लास के लिए एक पेज मत लेना, आगे चल के वो कम भी होगा। ठीक है, जो भी टॉपिक आज, अभी तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। बेसिक टर्म्स क्या क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। क्या आपको लगता है इसमें जो मैंने पढ़ा है उसको आप याद नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर? वो तो हमेशा के लिए चला गया ना। ऐसा तो नहीं कि इसको रिवीजन करना पड़ेगा, सर एग्जीक्यूटिव क्या है एक बार देख लो, लेजिस्लेटिव तो समझ ही नहीं आ रहा है कहां पर लॉ बनाते हैं लोग। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। ठीक है, तो बस 3 वर्ड लिख देना, बन गई सिनॉप्सिस कि हाँ ये 3 वर्ड के बारे में आज नॉलेज मिला। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूं, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी 4 टाइप के हैं, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट। कल जब पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा। 1/2, 1/2, पी एंड वी, विदाउट पी एंड वी, है ना, यहाँ पर जो होगा। तो ये मेजॉरिटी का क्या बन गया, सिनॉप्सिस। मतलब उसको देख के आपको चीजें याद आ जाती हैं, उसको बोलते हैं हैंडी नोट्स कॉल्ड एज सिनॉप्सिस या माइक्रो नोट्स। तो ये क्या होगा, ऐसे पॉलिटी की आपकी लगभग 20-22 पेज की बन जाएगी, 30-35 पेजेस की, और वो हमेशा काम आएगी। मैं सिनॉप्सिस बनाया था एक बार लक्ष्मीकांत का बहुत पहले, तो आई मेड अराउंड 38 पेजेस। फिर उस सिनॉप्सिस का सिनॉप्सिस एक बार और बनाया, फिर वो लगभग बना 18 पेजेस का। फिर वो 18 पेजेस के सिनॉप्सिस का एक और सिनॉप्सिस बनाया, फिर वो बना लगभग 4 पेज का। फिर उसका तो 4 पेज का एक बार सिनॉप्सिस और बनाया, उसके लिए लगा 0 पेज, यहाँ पे है। ठीक है, तो चालू तो मैंने भी वैसे ही किया था, लेकिन अब उसकी सिनॉप्सिस बुक किसी की जरूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीजें फिल्टर होकर आपके पास अच्छे से आ जाएंगी। आपको जो चाहिए ना वो एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा, पर फिल्ट्रेशन अच्छा करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं कि फिल्ट्रेशन जैसे सीधा ऐसे निकाल रहे हो, आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेशन कैसे होते हैं, ऐसे ही बहुत सारा फिगर्स है, उसको थोड़ा सा आपने परकुलेट कर लिया कि हाँ बाकी तो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है,
बेस नॉलेज ये है, मतलब ये फैक्ट है, ये हमको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग हमारी आ गई है। फिर उसको और परकुलेट कर लिए कि इसमें सेकंड लेवल पे इतनी सारी चीजें फैक्ट भी याद हो गई हैं। अब ये थर्ड लाइन फैक्ट्स हैं, इस तरीके से क्या करोगे, उसको परकुलेट करोगे। तो कैसे होगा, ये दिस आर द फिल्ट्रेशन चैनल। नोट्स इज फर्स्ट, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है फर्स्ट, सिनॉप्सिस इज सेकंड, थर्ड वन इज आंसर्स। इससे आपकी सारी फिल्ट्रेशन अच्छे से हो जाएंगी। आई विल कंटिन्यूअसली गिव यू द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखते चलोगे। मेक श्योर नोट्स को इस तरीके से बनाएंगे एंड कैरी द बुक कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ओके। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मेजॉरिटी टॉपिक से, और मेजॉरिटी के बाद फिर बाकी जितने भी फंडामेंटल नॉलेज है उसको कवर करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।